बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और बड़ी और तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो तमाम तर सबूत भी सामने रख दिए गए हैं, वो तमाम तर बातें भी सामने रख दी गई हैं जो चट्टा साहब की जानिब से नहीं रखी गई थी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं और दो ऑप्शन उनके सामने रखे गए हैं। काजी फायज ईसा साहब क्या अपना जो उनका मौजूदा स्टांस है इस स्टांस पे ही खड़े रहेंगे या दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए अपनी जो साख है उसको बहाल कर पाएंगे। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोटों का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। खदशा ये था कि आज़ाद जीतने वाले जो उम्मीदवार थे वो शायद दूसरी जमातों में उड़न छू हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रास्ता बंद कर दिया है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी एक बड़ी खबर है। CM KP उन्हें नामजद किया गया था और उनके राह की एक बड़ी रुकावट अब दूर हो चुकी है और अब CM KP आप समझें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बन चुके हैं। अहम तरीन तफसीलात इस पर भी कुछ आपके साथ शेयर करनी है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा, इन पर आर्टिकल 6 लगाने के इस वक्त जो मुतालबे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बड़ी जो खबर है वो देता चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है कि अली अमीन गंडापुर साहब जिनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रोका गया था वो बिलाखिर जारी कर दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे KP में, इनके कामयाबी के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए थे, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर हैं इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया गया था। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जारी कर दिया है। 18 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बलियों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अलबत्ता इन नोटिफिकेशन में NA 44 और PK 113 जहां से अली अमीन गंडापुर कामयाब हुए थे, इसका नोटिफिकेशन उन नोटिफिकेशंस के साथ जारी नहीं किया गया था। अली अमीन गंडापुर NA से भी जीते थे और सूबाई की भी नशिस्त ये जीते थे। तो बहरहाल कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अली अमीन गंडापुर का PK 113 और NA 44 डेरा इस्माइल खान से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के बाद जो सबसे बड़ी एक रुकावट थी अली अमीन गंडापुर के रास्ते में कि उन्हें शायद रोका जाए, और जब इमरान खान साहब ने नामजद किया था अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला KP, तो तब जितना शदीद रिएक्शन आया था और जो चीखें नून लीग की जानिब से सामने आई थी, उसके बाद मुश्किलात हो सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जिस तरह से पूरी की पूरी जो सहूलतकारी है इस वक्त, सारा का सारा जो सिस्टम है वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट ही आप कहें कि चल रहा है। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब का ये अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब ये होगा कि सूबाई असम्बली की नशिस्त तो वो रखेंगे क्योंकि वहाँ से वो वज़ीर आला नामजद हैं, और दूसरी तरफ जो NA की नशिस्त होगी वो उन्हें छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पर दोबारा से जो ज़िमनी इलेक्शन है वो करवाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम इतिहाद कर लिया है और ये इतिहाद NA में उन्होंने किया है। जो सुन्नी इतिहाद कौंसल है, हामिद रज़ा साहब इसके सरबराह हैं, और MWM के साथ भी इतिहाद के हवाले से खबरें कुछ दिनों से चल रही थी कि उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतिहाद करने जा रही है। लेकिन अब सुन्नी इतिहाद कौंसल जो है इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतिहाद किया है। जो रीज़न है, जो वजह है इसकी, वो ये है कि सुन्नी इतिहाद कौंसल के साथ पहले से ही जो मुआहदा था वो तय हो चुका था। उनके साथ पहले ही मामला तय हो चुके थे कि उनके साथ मामला जो हैं वो चलाए जाएंगे। इस वजह से MWM के साथ इतिहाद नहीं किया गया। इतिहाद से मुराद यहाँ पर आपने इस तरह से लेना है कि आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो सुन्नी इतिहाद कौंसल में शामिल होंगे, ना कि MWM में। बाकी MWM जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही इतिहादी है, लेकिन चूंकि मामलात पहले सुन्नी इतिहाद कौंसल के साथ हुए थे, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले आपने एक मुआहदा कर लिया, अब उसको तोड़ने के बाद आप किसी दूसरी जमात के साथ जाएं। तो इस वजह से उनके साथ चलने का और उनमें जो शमूलियत है वो इख्तियार करने का फैसला किया गया है। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो उम्मीदवार आज़ाद जीते हैं उनको ये कह दिया है कि वो अपना जो बयान हल्फी है वो भी दें और जो शमूलियत है वो भी इख्तियार करें। अब इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है और वो ये है कि लोटों का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और ना सिर्फ लोटों का बल्कि जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी हासिल करने जा रही है। और इसमें एक और फ़ायदा ये हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जब वो शमूलियत इख्तियार कर लेंगे तमाम पार्टी के अंदर, तो फिर जो पार्टी की पॉलिसी होगी, कप्तान की जो पॉलिसी होगी उसके तहत ही चलना पड़ेगा। तो कोई लोटा फिर चाह कर भी नहीं बन सक पाएगा। बहरहाल
इसमें जो मेन फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है जी कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही मिलनी थी, तो एनए में भी और जो केपी असम्बली है वहाँ पर भी जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर पाएगी। और मखसूस नशिस्तें हासिल करने से क्या होगा, जो सेनेट का इलेक्शन है जो कि अगले ही माह यानी कि 29 तक इजलास बुलाया जाना है और आप समझिए कि 3-4 मार्च तक हुकूमत बन जानी है, तो उसके बाद सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो होने, और सेनेट का भी कल आखिरी इजलास बुला लिया गया। इसके बाद सेनेट भी तहलील हो जाएगी और अगले महीने जो इजलास बुलाया जाएगा सेनेट का, वहाँ पर नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। तो चूँकि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो नुमाइंदे होते हैं वही वोट डालते हैं और उन्हीं की वोटों की बुनियाद के ऊपर जो सेनेटर्स हैं वो आगे मुंतखब होते हैं। तो ये एक फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ख़ास तौर पर अगर केपी की बात करें तो केपी में ये कहा जा रहा था जी कि अगर मखसूस नशिस्तें नहीं भी मिलती तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बना ली है, उन्होंने तो वाइट वाश किया है। लेकिन मखसूस नशिस्तें लेने का फ़ायदा एक और ये भी है कि वो वोट जो होंगे वो आगे सेनेटर्स को डलेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि सेनेट में भी अपना वजूद कायम रखना है, और सेनेट में वजूद इसलिए कायम रखना है क्योंकि जो भी कानून साजी होती है वो असम्बली के बाद सेनेट में जाती है और वहाँ से अप्रूवल के बाद वो लागू होती है। तो अगर सेनेटर्स की तादाद आपकी कम होगी तो सेनेट में आपका किरदार कम हो जाएगा। तो इस वजह से मखसूस नशिस्तें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो केपी और एनए में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी हासिल करेगी, और सेनेट के इंतखाबात में भी इसका जो असर है वो होगा, और अपने उम्मीदवार वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाएगी। तो ये दो बड़ी अच्छी खबरें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो कि अभी तक डट कर खड़ी हुई है। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जिस तरीके से जेल में बैठ कर तमाम की चीज़ें उन्होंने निकलवा दी हैं, और इस कानूनी दायरों के अंदर रहते हुए, हालांकि आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार रहा, अदालतों का क्या किरदार रहा, वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। एट द 11th और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया और वो बल्ले के बगैर इलेक्शन लड़े, लेकिन ये सारी चीज़ें उन ताकतवरों की प्लानिंग के उल्टा ही चली कि बल्ले का निशान लेने के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल की है। चट्ठा साहब के बाद कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं, अच्छा उनके वाले से बताता चलूँ जी कि इतलात सामने आ रही हैं कि उनके मुख्तलिफ़ घरों और उनके ख़ानदान के जो घर हैं मुख्तलिफ़, उन पर भी छापे मारे जा रहे हैं और कुछ अरेस्ट भी किए जा रहे हैं। उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, इवन के जो डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक, आप लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन्स, वो उनके भी ज़ाहिर सी बात है ज़ब्त किए गए हैं। उनके जो रिश्तेदारों के घरों में छापे वगैरह मार के गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। तो मेनली ये तमाम तर चीज़ें ज़ब्त की जा रही हैं, और इसकी जो रीज़न है वो यही है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं, और इसी तरह से जो उनके राब्ते हैं वो आगे पीछे उन्होंने करने होते हैं इन्हीं डिवाइसेस के ज़रिए, और कहीं वो सबूत सामने ना आ जाएं। तो बहरहाल ये कुछ इस तरह से उनके हवाले से जो इतलात हैं वो आ रही हैं। बहरहाल कमिश्नर रावलपिंडी चट्ठा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उमर अयूब साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे। और ये तगड़ी इस वजह से है कि एक तो पहली मरतबा 9 मई के बाद उमर अयूब साहब सामने आए हैं, और पहली मरतबा अब इन्होंने जाकर बात की है जो बात बहुत टाइम से हम कर रहे थे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा है कि ये जो इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए हैं कमिश्नर रावलपिंडी ने, इसके अलावा जो हमारे पास फॉर्म 45 या सबूत वगैरह हैं हम भी वो देंगे, लेकिन एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और वो तमाम तर मामले की इंक्वायरी करे। काजी साहब, चीफ जस्टिस साहब इस मामले को ना सुने, और ना ही कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा वो इस मामले को देखें। लेकिन हुआ इससे उल्ट। ये अब खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धमाका किया है, और ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से करते हुए जुडिशल तहकीकात का जो मुतालबा है वो उनकी जानिब से किया गया है। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या काम किया जी, उन्होंने अपने ही नीचे एक इंक्वायरी कमेटी बना दी कि वो इंक्वायरी करेगी। अच्छा, उससे पहले इन्होंने क्या किया जी कि तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद करने के बाद एक इंक्वायरी कमेटी अपने ही नीचे बनाते हैं कि वो तहकीकात करे। अच्छा, यहाँ पर अब देखें, अकल को ये कुछ हाथ लगाएं कि पहले आप इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं और उसके बाद आप तहकीकात के लिए कमेटी कायम करते हैं। तो कमेटी ने क्या तहकीकात करनी है अगर आप ऑलरेडी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं? और अगर आप इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं तो आपके नीचे जो कमेटी बनी है वो कैसे आपके अगेंस्ट जा पाएगी? जनरल सी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन खैर
कमेटी बन गई है तो इसका आप मतलब यही समझ लें कि कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और आखिर में आप देखेंगे कमेटी की फाइंडिंग्स आएंगी जी कि सब कुछ झूठ है और कोई धांधली नहीं हुई और सब कुछ साफ और शफाफ जो है वो हुआ है। तो बहरहाल जिस तरह से कमेटी की तश्कील हुई और मामलात चले, पहले आप मुस्तरद करते हैं और फिर उसके बाद आप तहकीकात करवाते हैं। अरे भाई, अगर आपने तहकीकात करवानी है, तहकीकात के बाद ये तयन करना था ना कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या इल्ज़ामात गलत हैं। पहले ही आपने इल्ज़ामात मुस्तरद करके कह दिया कि गलत हैं, तो कमेटी फिर क्या काम करेगी। तो बहरहाल जी इलेक्शन कमीशन ने ये किया है। और दूसरी तरफ काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने क्या किया कि जो धांधली के हवाले से और इलेक्शन का लदम कराने के हवाले से दरख्वास्त थी, उस पर जो बेंच बनाया उसमें काजी फायज ईसा साहब खुद और जो दीगर दो जजिस खुद वो सरबराही कर रहे हैं और दीगर दो जजिस, 3 रुकनी बेंच अपनी सरबराही में बना दी और वही इस दरख्वास्त को सुनेगा। और इसमें यह भी इतलात हैं जी कि जो चट्टा साहब के इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात को भी इसी केस के अंदर ही, इसी दरख्वास्त के अंदर भी देख लिया जाएगा। तो इल्ज़ामात ही चीफ जस्टिस साहब आपके ऊपर हैं, तो आपके ऊपर इल्ज़ामात और आप ही जो केस हैं वो सुन रहे हैं। तो इस पर यह कहा जा रहा है जी कि इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को भी और इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी वो खुद ही साइड पर हो जाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा भी कर दिया कि जो जुडिशल कमीशन है वो बनाया जाना चाहिए और आज़ाद जो तहकीकात है वो होनी चाहिए, क्योंकि 180 नशिस्तें हम जीते थे लेकिन हमारी जो नशिस्तें हैं वो हमसे छीनी गई हैं। और फिर इसके अलावा इन्होंने ये भी बिल आखिर कहा जी कि जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान था, उस बयान को भी इन्होंने कोट करते हुए कहा जी कि ये देखें सबूत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल इखलाकी तौर पर देखा जाए तो अलहदा हो जाना चाहिए, लेकिन कल अब काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं, क्या वाकई वो इतना होगा कि वो इस मामले से ख़ुद को अलहदा कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है, जो दीगर जजेज़ हैं, सीनियर जजेस मौजूद हैं, वो इस केस को सुन लें, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जिनसे बिल्कुल ही तवक्को नहीं है कि वो कोई आज़ाद कमीशन बना देंगे, वो इस तरह से बनाएंगे। बहरहाल मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है और आखिरकार उसी बात के ऊपर आ गए हैं जो कि शुरू दिन से हम कह रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा ग्रुप ये भी कह रहा था कि आप, और बाद में ऐसा हुआ भी, इमरान खान साहब ने भी अदम एतमाद जो था वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर किया, लेकिन साथ ही क्या हुआ कि केसेस लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी उनकी ही अदालत में दायर हुए, लेकिन फिर बाद में वो केसेस वापस ले लिए गए क्योंकि काजी साहब खुद ही उन केसेस को सुन रहे थे। तो बहरहाल देखिए अब कल क्या होता है और कल काजी साहब इस मामले को किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने का इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है जी, और उनके इस्तीफ़े का भी मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो दूसरी साइड पर हैं, जो हुकूमत नहीं बना रही, मौलाना फजल रहमान हो गया, जमात इस्लामी हो गया, इसके अलावा ANP हो गया, इसके अलावा GDA हो गया, और सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा किया और दीगर जमातों की जानिब से भी ये मुतालबा सामने आया। और एतजाज़ एहसन साहब जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है जी कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए और इसके तहत उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब से बिल्कुल ये तवक्को नहीं है कि वो इस्तीफ़ा देंगे और इस्तीफ़ा देने के बाद वो घर जाएंगे और बिल्कुल वो तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरेंगे हमारी, और बिल्कुल भी इस्तीफ़ा वो नहीं देंगे। और इतना ज़्यादा उन्होंने जिस तरह से एक्सपोज़ किया, या साख को आप कहें मुतासिर हुई जो भी इनका टेन्योर रहा, ख़ास तौर पर ये जो इलेक्शंस हैं, अरबों रुपया लगाया गया, लेकिन मुतनाज़िया ये इलेक्शन थे, सबूत सामने आ गए, धांधली ज़्यादा ये इलेक्शंस थे, लेकिन उसके बावजूद भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब बिल्कुल भी जो इस्तीफ़ा है वो नहीं देंगे। लेकिन खैर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब जो हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आखिर में नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और PP के इत्तेहाद के हवाले से इस वक्त ख़बरें कुछ चल रही हैं, इनमें फ़िलहाल तो कोई तस्दीक सामने नहीं आई। हाँ, अलबत्ता जो तरदीद है वो सामने आ गई है। जो कुंडी साहब हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, तो ख़बर ये चलाई गई जी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद हो गया है। पीपल्स पार्टी वजारतें लेगी, वो भी हुकूमत में शमूलियत इख्तियार करेगी, और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी हुकूमत बनाएगा। लेकिन इसके बाद फैसल करीम कुंडी ने ये कहा जी कि कोई फ़िलहाल हम वजारतें नहीं ले रहे, यानी कि उन्होंने इस खबर की तरदीद उनकी जानिब से कर दी गई। तो ख़बर फैलाने का मकसद क्या हो सकता है, यही कि जी क्योंकि इस वक्त कन्फ्यूज़न बनी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर चीज़ों को इस वक्त लीड कर रहा है,
तो उसको काउंटर करने के लिए भी एक चीज़ हो सकती है जी कि देखें जी अब इत्तेहाद हो गया और अब हुकूमत यही बनाएंगे, क्योंकि सिनेरियो इस वक्त ये है कि कोई भी हुकूमत नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो बची कुछ साख है वो भी इससे तबाह हो जाएगी। लेकिन जो है वो हुकूमत बनानी तो पड़ेगी, और अगर हुकूमत नहीं बनाएंगे तो फिर दूसरी सूरत में जो एक ऑप्शन है, जो पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में आई है, तो हो सकता है कि जो इलेक्शंस हैं फिर वही काला दम हो जाए और फिर नए सिरे से इलेक्शंस हों। तो बहरहाल देखें, अब कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, चीफ साहब क्या इस मामलात के ऊपर फैसला करते हैं। राय का सर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।